चलिए क्लास शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए सभी। आज का जो हम लोग का चैप्टर है बाल विकास में, वह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि सीटेट में 5 नंबर आपका पूछा जाता है। 5 नंबर आपका सिर्फ एक ही चैप्टर से पूछा जाता है सीटेट में, जिसका नाम है एनसीएफ। नाम तो सुना होंगे। और एनसीएफ से कुल मिलाकर 5 प्रश्न किसी न किसी रूप में सीटेट में पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए उस चैप्टर को हम लोग आज पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। आखिर इस चैप्टर में क्या बात है और क्या इतना महत्वपूर्ण है जो 5 नंबर आपका सीटेट में पूछा जाता है। कम से कम 5 पूछा जाएगा किसी न किसी रूप में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका बाल विकास के अंतर्गत ही चैप्टर पूछा जाए। ये चैप्टर आपका हिंदी में भी पूछा जाता है, ये आपका मैथ में भी पूछा जाता है, ये आपका ईवीएस में भी पूछा जाता है। तो ये चैप्टर जो एनसीएफ है यह आपका सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसको पूरा डिटेल में जानते हैं। इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कह देते हैं, एनसीएफ। एनसीएफ हम लोग इसको शॉर्टकट में कहते हैं। इसका पूरा नाम होगा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। कब आया था? 2005। तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एनसीएफ कहते हैं, ये आया था आपका 2005 में। आया था कब? 2005 में। ये तो इंग्लिश नाम हुआ। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2000। आखिर इसमें क्या बात है वही सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये तो आप समझ गए। हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एनसीएफ 2005। शॉर्टकट में ही बोलते चलेंगे, अगर इतना बड़ा नाम हम काहे बोलेंगे बार बार, क्यों? क्योंकि टाइम बर्बादी होगा बोलने से, क्योंकि बात तो वही होगा एनसीएफ 2005 या राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। तो देखिए आपका क्वेश्चन में क्या इसके लिए शब्द का इस्तेमाल होगा। तो क्वेश्चन में रहता है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, या आपका क्वेश्चन रहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार। 2 बात से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके अंदर की बात करते हैं, आखिर इसमें बात क्या है। तो सबसे पहला बात, क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए कि एनसीएफ क्या है। क्या उठना चाहिए? एनसीएफ क्या है। एनसीएफ है क्या? तो सीधा बात है कि एनसीएफ एक डॉक्यूमेंट है। एनसीएफ क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, एक फाइल है। आप जब कभी भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते होंगे, जब भी आप ग्रेजुएशन में क्या लेते हैं, एडमिशन लेते हैं बीए में, तो आप देखे होंगे कि एडमिशन लीजिएगा ना तो आपको एक प्रोस्पेक्टस देता है। जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जाइएगा या डीएलएड कॉलेज में अपने जाकर एडमिशन लीजिएगा तो एक प्रोस्पेक्टस देता है, जो उसमें उस कॉलेज का नाम रहता है, कॉलेज का कौन डायरेक्टर है, कौन प्रिंसिपल है, सबका नाम, उसके अंदर में कॉलेज में क्या क्या सुविधा है नहीं है। तो वो क्या है? दस्तावेज है। वो दस्तावेज है। उसी प्रकार से एनसीएफ की क्या है? दस्तावेज है। तो सबसे पहला बात, एनसीएफ क्या है? तो वह एक क्या है? दस्तावेज है। किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र का क्या है? वो दस्तावेज है। कौन? एनसीएफ। और बात करें, एनसीएफ जब लाया गया था तो इसको बनाने वाला अध्यक्ष कौन था? प्रोफेसर यशपाल। क्या नाम था? प्रोफेसर यशपाल। ये सब क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, बस आपको जानकारी के लिए क्या रखना है, ध्यान रखना है कि एनसीएफ है क्या। तो शिक्षा के क्षेत्र में दस्तावेज है। और एनसीएफ के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। ये एनसीएफ 2005 जो बनाया गया, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बात कहाँ से लिया गया? तो एनसीएफ 2005 में जो लिखा गया या दस्तावेज तैयार किया गया, इसमें सबसे अधिक बात रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, सभ्यता और प्रगति। क्या नाम है? सभ्यता और प्रगति। रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, एक किताब वो लिखे थे, एक निबंध लिखे थे, सभ्यता और प्रगति। उस प्रगति में आपको नाम लग रहा, प्रगति है क्या? तो जब कोई बच्चा या कोई बालक या कोई व्यक्ति अपने जीवन का उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करता है, मतलब जीवन में उसको जो बनना रहता है उसको जो प्राप्त करता है, तो उसके लिए अपने जीवन में दिन प्रतिदिन वो मेहनत करता है। और मेहनत के बल पर वो अपने जीवन को क्या, किस रास्ते पर लाता है? प्रगति के रास्ते पर। अगर आप लोग मानिए गांव घर में रहे, भर दिन अपना काम धंधा कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है,
तो क्या आप शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं? तब तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का मतलब क्या हुआ कि आप घर को त्याग दिए हैं, अपने परिवार को त्याग दिए हैं और यहाँ पर रहकर, शहर में रहकर दिन प्रतिदिन क्लास आते हैं, दिन प्रतिदिन आप क्या करते होंगे? मेहनत करते होंगे और यही मेहनत के दम पर आप आगे क्या है बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रगति कर रहे हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर भी एक बहुत अच्छा निबंध लिखा था, सभ्यता और प्रगति। उसमें वो इन्हीं बातों सबका क्या किया, चर्चा किया था। तो भारत सरकार को ये निबंध बहुत ही अच्छा लगा। कौन? सभ्यता और प्रगति। और ये निबंध जब उसको अच्छा लगा तो उसने क्या किया, उससे कॉपी किया बात को, उससे बातों को क्या किया, कॉपी किया। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एनसीएफ 2005 जो तैयार किया गया तब कौन चीज़ को आधार बनाया गया था? सभ्यता और प्रगति। इस सभ्यता और प्रगति को ही क्या बनाया गया? आधार। और इसी के आधार पर एनसीएफ 2005 लिखा गया। सभ्यता और प्रगति को ही आधार बनाकर एनसीएफ 2005 क्या है, लिखा गया। अगला बात, एनसीएफ 2005 लाने का उद्देश्य क्या था? ये सब प्रश्न है, इसका समझिए आंसर है कि इसको लाने का उद्देश्य, आखिर लाने की जरूरत क्या पड़ी है सरकार को? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 लाने की सरकार की क्या इतना ज़रूरत थी? तो उस ज़रूरत को समझिए कि बच्चों को क्या और कैसे, यही बात है। बच्चों को क्या और कि मतलब बच्चा का उम्र हिसाब से कितना तक पढ़ाया जाए, कितना से कितना उम्र के बच्चा को क्या क्या सब पढ़ाया जाए, फिर कितना से कितना उम्र के बच्चा को और क्या क्या सब पढ़ाया जाए, मतलब कैसे उसको सिलेबस के नीचे से कहाँ ले जाए, ऊपर, मतलब कैसे ऊपर, नीचे से ऊपर ले जाएगा। तो वही बात है, बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। इसी बातों पर एनसीएफ 2005 को क्या क्या लाया गया। एनसीएफ 2005 में लिखा क्या है? तो बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। वही बात का चर्चा कहाँ किया गया? एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ 2005 में। अगला, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र यही है, शिक्षा बिना बोझ के। देखो इसमें अभी तक जितना बात पढ़े सबसे वीवीआई पॉइंट जो एग्जाम में आता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। एनसीएफ 2005 को लाने का उद्देश्य क्या था? तो एक ये याद रखिएगा, बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। और दूसरा बात याद रखिए वीवीआई में कि एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है? शिक्षा बिना बोझ के। मतलब बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा, वह शिक्षा बिना बोझ का होना चाहिए। शिक्षा किसका होना चाहिए? मतलब बच्चे जब पढ़े ना तो उसको ऐसा न लगे कि हमको लोड लग रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे, पढ़े कि छोड़ दे। सबसे ज़रूरी बात, शिक्षा बिना बोझ का उदाहरण कहाँ होता है? तो पहले यही समझ लेते हैं शिक्षा बोझ का मतलब क्या हुआ। आप देखते होंगे कि बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं क्लास में कि आप बहुत सारा विद्यार्थी आपके गांव में होगा जो किसी न किसी तरह मैट्रिक क्या कर लिया, पास कर लिया। गार्जियन के दबाव मानो या जिसका दबाव मानो, वह किसी न किसी तरह मैट्रिक परीक्षा क्या कर लिया, पास कर लिया। और जब वो मैट्रिक का परीक्षा पास कर लिया बालक, तो उसके बाद इंटर में पढ़ने की बारी आया और गार्जियन के दबाव में मैट्रिक तक कर लिया। और जब इंटर का टाइम आया तो वह गांव घर छोड़ के क्या हुआ, शहर चला गया, बाहर चल गया कमाने के लिए। आप सुने होंगे ना, आपके गांव घर से ही मैट्रिक पास करे दिल्ली चला गया, पंजाब चला गया, कहीं ना कहीं चला गया, तो वो चल जाता है कमाने के लिए। कारण उसको पढ़ाई में मैट्रिक तक मन नहीं लग रहा था, ज़बरदस्ती गार्जियन के कहने पर क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। और उसको मौका जब ये मिला पढ़ाई छोड़ने का, मैट्रिक एग्जाम देने के बाद 3 महीना छुट्टी रहता है, 2 महीना 3 महीना, तो वह क्या किया, इस दौरान प्रवास कर लिया दूसरा राज्य, और दूसरा राज्य चल गया तो उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर वो बच्चा नहीं जाता, पुनः किताब कॉपी लेकर बैठ जाता, इसका मतलब समझिए शिक्षा उसको बोझ नहीं लग रहा था। एनसीएफ हमेशा प्रयास करता है शुरू से, बच्चे से ही, कि इस बच्चा को किसी भी प्रकार से शिक्षा बोझ नहीं लगना चाहिए। अगर उसको पढ़ने में मन लगेगा, पढ़ने में रुचि लगेगा तो बच्चा आगे तक पढ़ेगा। अगर शिक्षा उसको बोझ की तरह लगेगा तो बच्चा एक दिन पढ़ाई क्या करेगा, छोड़ देगा। तो वही बात है, इसमें पूरी इस दोनों बात को ध्यान रखा गया कि किसी भी रूप में बच्चा को शिक्षा बोझ नहीं लगना चाहिए। मतलब शिक्षा कैसे होना चाहिए, बिना बोझ का। क्या ये बात सब समझ गए? चलिए इतना तक अगर क्लियर करिए तब उसको सिद्धांत देखेंगे। बोले एनसीएफ क्या है? तो वो दस्तावेज है। एनसीएफ क्या है कि कौन क्षेत्र में, शिक्षा में। एनसीएफ दस्तावेज कौन क्षेत्र का है, शिक्षा। एनसीएफ के अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर एस
प्रोफेसर एस पाल। और एनसीएफ 2005 जो लिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से, इसको क्या बनाया गया? आधार, और इसी के आधार पे लिया गया। ठीक है, एनसीएफ 2005 लाने का उद्देश्य क्या था कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, मतलब बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और बच्चों को कैसे पढ़ाया, और इसको ध्यान में रखते लाया गया था। एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है? शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए एनसीएफ 2005 का क्या सिद्धांत, इसका सिद्धांत देखिए क्या है। आपको पूरा सिद्धांत पांचों सिद्धांत याद रखना पड़ेगा। एनसीएफ 2005 में कुल 5 सिद्धांत दिया गया। एनसीएफ 2005 में कुल कितने सिद्धांत? कुल 5 सिद्धांत दिया गया। और पांचों सिद्धांत पहले एक बार यहाँ पे समझिए, फिर हमको लिखाइएगा तो हम लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला कहता है कि ज्ञान को कौन वातावरण से जोड़ना है, मतलब ज्ञान को व्यवहारिक बनाइए। ज्ञान को क्या बनाइए? व्यवहारिक मतलब क्या होता है? अगर क्लास में आप पढ़ाते हैं कि 1 केजी सेब का दाम 10 रुपया मान लो है, तो 5 केजी सेब का दाम 10 पंचा 50 रुपया। आप बताइए क्लास में ये सब चीज़ आप पढ़ लेते हैं, और जब किसी दुकान पर जाते हैं सेब खरीदने के लिए, तो आपको मान लीजिए 10 केजी सेब लेना है, तो आप दुकानदार से, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो बस इतने पूछिएगा कि बताइए 1 केजी सेब कैसे देते हैं, और उसके बाद जोड़ घटाव गुना तो आप अपने कर लीजिएगा। कितना लोग क्या करता है कि मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है, जो दिमाग थोड़ा भी लगाना नहीं चाहता, वो कहेगा कि 7 केजी सेब कितना का हुआ या 10 केजी सेब कितना का हुआ, एक बार वो पूछ लेगा पूरा, मतलब अपना कुछ दिमाग नहीं लगाया। आप अगर पढ़ते लिखते हैं तो आपके पास इतना समझ होना चाहिए, दुकानदार से बस क्या पूछ लीजिए 1 केजी, और उसके बाद आपको जो लगाना है लगा के पेमेंट करिए, सो हुआ। तो ज्ञान को कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या रखे? व्यवहारिक। अब यहाँ पर क्या उपयोग किया गया है? ज्ञान को बाहरी जीवन से क्या करना चाहिए? जो मतलब कोई भी टॉपिक तुम बच्चे को पढ़ाने गया ना, कोई भी टॉपिक, तो कोशिश करिए कि पहले आप उसके घर समाज उसके जीवन का उदाहरण दीजिए। जैसा नियम है, जैसा नियम उसको आप पढ़ा रहे हैं ना, उसी पर आधारित कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जिसको बच्चा पहले से देखा हो, पहले से सुना हो। और जब बच्चा को ऐसा उदाहरण आप दीजिएगा जो बच्चा पहले से देखा और समझा हो, और तब नियम पढ़ाइएगा, तो बच्चा को भारी नहीं लगेगा। बच्चा कहेगा तब तुम सीखे हैं, ये चीज़ तो हम लोग सुने हैं, तो यही जरूरी था। ज्ञान को कौन जीवन से जोड़ना? बोलो, कौन वातावरण से? बाहरी वातावरण से। ऐसा नहीं खाली स्कूल वाला किताबें वाला बात किताबें में प्रयोग करते रहिए, ऐसा नहीं। ज्ञान को हमेशा आप बच्चे के जीवन से जोड़कर क्या करिए? पढ़ाइए। बच्चे के जीवन से जोड़कर क्या करना चाहिए? तो बोलो, पहला बात क्लियर, ज्ञान को कौन वातावरण से जोड़ना चाहिए? बाहरी वातावरण से जोड़ना चाहिए। ज्ञान को कौन वातावरण से? दूसरा बात, एक सिस्टम को पूरी खत्म करो। कौन प्रणाली? रटने की प्रणाली को क्या करना? खत्म करना। मतलब कोई भी तत्व को इस प्रकार से बच्चों को गाइड मत करो, जाओ रट के आना, ऐसा आप नहीं कर सकते। टीचर बनिएगा भविष्य में, कहीं इसके स्कूल में जाइएगा पढ़ाने के लिए, तो आप बच्चा को जब ये बोल देंगे जाओ रट के आ जाना, अब बिना कुछ चर्चा किए यहाँ से यहाँ रट लेना, आ जाना, हमको सुना देना, ये बात पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया। किसके द्वारा? एनसीएफ के द्वारा। एनसीएफ कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा कि तुम रटने पर बच्चा को जोड़ दो। बच्चा को तुम समझने पर जोड़ दो, बच्चा को समझाने पर जोड़ दो, बच्चा को कि अपने भाषा में समझो, जैसे समझो लेकिन समझो। बात समझे ना? तो रटन प्रणाली से क्या किया गया? मुक्त किया गया। रटन प्रणाली को समाप्त किया गया। किसके द्वारा? एनसीएफ के द्वारा। तो दूसरा बात हो गया। तीसरा, कक्षा कक्ष को किससे जोड़ना चाहिए? गतिविधि से जोड़ना चाहिए। गतिविधि मतलब होता है क्रियाकलाप, मतलब प्रैक्टिकल, कि आप कुछ भी चीज़ पढ़ाते हैं कक्षा कक्ष में, कोई भी चीज़ अगर टॉपिक ऐसा उठा, अगर उस टॉपिक का हो सके प्रैक्टिकल, तो बच्चा को क्या दिखाइए? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करके दिखाएगा तो बच्चा रटेगा नहीं, बच्चा देख के क्या करेगा? सीख लेगा। प्रैक्टिकले जब कर दिए आप, मतलब प्रूफे कर दिए, सामने में दिखाइए कर, तो बच्चा थोड़ी रटेगा। बच्चा तो आँख से देख लिया है, सच में ऐसा हो रहा था, और जब सच में देख लेगा तो उस लंबा समय तक उसको ध्यान रखेगा कि हम अपने स्कूल में ऐसा ऐसा देखे थे, तब रटने वाला कोई बात ही नहीं रहा। तो वही बात करता है, कक्षा का उसको कोई भी टॉपिक पढ़ाओ ना, तो उसको किससे जोड़ दो? गतिविधि से। क्या चीज़ से? गतिविधि। गतिविधि मतलब होता है उसको प्रत्यक्ष रूप से साबित करके दिखा दो, और तब बच्चा सीख लेगा।
तो कक्षा को किससे जोड़ना, गतिविधि से। अगला कहता है पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो। मतलब क्या कि आप कोई भी टॉपिक किताब से ही पढ़ाइएगा। अरे टॉपिक कहाँ से लीजिएगा, किताबें में टॉपिक रहता है ना, तो टॉपिक वहाँ से लो खाली। आई नहीं कि किताबें वाला लाइन को बार बार पढ़ रहा है, को बार बार करा, समझा ना। कितना जगह होता है कि किताब का एक लाइन पढ़ा, अब पढ़ दिया, का समझा, ऐसे करके बच्चों तो कहता जी सर कह देता है, फिर अगला लाइन पढ़ेगा समझा, हाँ जी सर। तो वो तो किताब का तू बात पढ़ रहा, तुम टॉपिक खाली उसका किताब का उठाओ, बाकी बात उदाहरण चर्चा बच्चे के जीवन वाला करो। बच्चा जिसको पहले से देखा सुना है वैसा उदाहरण आप दीजिए, वैसा चर्चा करिए, तब हुआ। इन्हें कि बार बार आप बच्चों किताबें वाला बात उठा रहे हैं, किताबें का बात चर्चा कर रहे हैं, तब ये नहीं हुआ। होगा क्या, तो बच्चा के रुचि उस चीज़ से संबंधित किसमें है, बच्चा का उम्र कितना है, उसी उदाहरण प्रकार से उदाहरण दीजिएगा। अगर कोई बच्चा निर्मलीय भर रहा हो, आप उसको बार बार अमेरिका का उदाहरण दीजिएगा, समझेगा कहियो। निर्मलीय भर रहा है तो निर्मलीय का उदाहरण समझेगा। तो ये हुआ बाल केंद्रित। कौन केंद्रित, बच्चे का रुचि, बच्चे का उम्र, बच्चे का क्षमता को ध्यान में रखकर उस टॉपिक को आप पढ़ाइए, तब इसको हम लोग कहेंगे बाल केंद्रित। अगर बार बार आप ऐसा उदाहरण लीजिएगा, बार बार किताबें का प्रयोग किया, तो होगा पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो एनसीएफ उसको रोक लगाया है कि पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होगा, वो बाल केंद्रित होगा। क्या होगा, बोलो, पाठचर्या कौन केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होगा, क्या होगा, बाल केंद्रित। अगला राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी क्या किया जाना चाहिए, तैयार किया जाना चाहिए। और राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में क्या किया जाए, शामिल किया जाए। ये क्या कहा थोड़ा समझिएगा। कहता है कोई भी बालक हो, उस बालक को आप बचपन से ही राष्ट्रीय भावना जगाइए। कौन भावना रे, तुम लोग देखा होगा कि अगर अभी तुमको 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त आएगा ना, तो 15 अगस्त जब आने वाला है तो तुम देखना स्कूल में जो लाइन लगता है झंडा फहराने वाला, तो जो सबसे छोटा बच्चा सब वही जोर से जिंदाबाद करता है कि नहीं करता है। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति होगा वो मुंह बंद रखता है कि रखता है। कारण कि छोटा बच्चा जो है उसमें राष्ट्रीयता की भावना पूरा भरल रहता है, और उसको देखता होगा अगर पाकिस्तान का नाम लेगा तो 15 गाली दे देता है। कारण क्योंकि उसको ऐसा तैयार ही किया गया है कि देश प्रथम। कौन प्रथम, हम लोग बाद के बात है, लेकिन एक नंबर पे कौन होना चाहिए, देश। देश हम लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देश रहेगा तब ना हम लोग रहेंगे, और देश ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ से। तो ये बात बच्चा में बचपन से ही भरा जाता है कि देखो हमारा देश भारत है, और भारत में देशभक्ति कते कविता पहले में लिख देता, और देशभक्ति का भावना बच्चा में जगाते जगाते चलता है। तो वही कह रहा, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति कैसा बच्चा, आस्थावान। कैसा बच्चा, आस्थावान बच्चा क्या किया जाना चाहिए, तैयार किया जाना चाहिए। वो बचपन से ही होगा। कब से होगा, बचपन से ही होगा। उस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कै गो सिद्धांत देखा गया, 5 गो। क्या गो सिद्धांत देखे, चलो 5 सिद्धांत एक बार बताओ। अभी 5 सिद्धांत हम लोग इधर क्लियर कर लेते हैं। बोलो, पहला क्या है रे, ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़ना चाहिए। उसके बाद होता दूसरा, रटंत प्रणाली से, रटंत प्रणाली को खत्म करना चाहिए। अपनी भाषा में ध्यान रखना, इन्हें कि अब जो बात यहाँ में लिखा है उसी को रटेगा तो और भारी हो जाएगा। अपना शब्द में कि रटंत प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, रटंत प्रणाली को खत्म कर, कुछ बोलेंगे सही है ना। रटंत प्रणाली को खत्म करना चाहिए या समाप्त करना चाहिए ना, या मुक्त होना चाहिए, हो सकता है। तीसरा बताओ, कक्षा का उसको किससे जोड़ना चाहिए, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। चलो 14 बताओ, पाठचर्या
पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, वही ना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, क्या हो, बाल केंद्रित, अपना भाषा में बाल केंद्रित हो, बाल केंद्रित हो। क्लियर? बोलो पांचवा, बोलो कौन मूल्य के प्रति? राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति, हाँ, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए ना, आस्थावान चलो हो गया क्लियर? यही सब बात है ना जी। चलो एक बार रिकॉल कर लो जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत नहीं, कोनो समझ गए इन सब बात? इसको समझते चलना, इन बस रटने चलिएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन अब कैसे आता है उस पर भी चर्चा करें, पर इसको बोलिए एक बार। देखो इधर बात नहीं करो कोई। बोलो ज्ञान को कौन वातावरण से? बाहरी वातावरण से रटन प्रणाली को खत्म करना चाहिए, कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ना चाहिए, पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित कौन केंद्रित हो? बाल केंद्रित। पांचवा बोलिए राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करें। राष्ट्रीय मूल्य के प्रति कैसा? आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाना चाहिए। क्लियर हो गया रे? राष्ट्रीय मूल्य के प्रति कैसा विद्यार्थी? आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाना चाहिए। चलिए क्लियर हो गया। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा उसको देखना है। अब इस 5 को सिद्धांत से ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन तो आएगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनो किसका क्वेश्चन को कैसे क्या किस रूप में रहता है। आपका क्वेश्चन कुछ भी रहे, लेकिन जब आप 4 गो ऑप्शन पढ़िएगा ना, वो ऑप्शन में कहीं ना कहीं अगर इस 5 बात में से कोई एक बात का अंश दिख जाए, ऐसे ही दिख जाती है कोई भी विषय वस्तु बच्चों के जीवन से जोड़ कर पढ़ाना चाहिए। तो ये बात किसका हो गया? एनसीएफ का। आपको पता करना पड़ेगा कि कौन बात किसका है, एनसीएफ का। और एक बात और, 4 गो ऑप्शन को तुम ध्यान पूर्वक पढ़ना, और जब ध्यान पूर्वक 4 ऑप्शन हम पढ़ लेंगे तो अब देखेंगे कि एनसीएफ वाला बात का अंश किस ऑप्शन में दिख रहा है। यानी कोनो ऑप्शन ऐसा है जिसमें बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाने की बात कर रहा हो, या कोई ऑप्शन ऐसा है जो रटन प्रणाली को ख़त्म कर रहा हो, या कोई ऑप्शन ऐसा है जो पाठचर्या को क्या बोलते हैं उसको, कक्षा को गतिविधि से जोड़ रहा है, या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, बाल केंद्रित हो, या कोई ऐसा भी ऑप्शन है जो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार कर रहा है। अगर किसी ऑप्शन में ये अंश दिख जाएगा ना, 5 को बात में से कोनो, तो आप 100% उसको क्या मानेगा? सही। क्योंकि प्राथमिकता दिया जाता है एनसीएफ के ऑप्शन को। एनसीएफ के ऑप्शन को 1 नंबर वैल्यू दिया जाता है। किसके ऑप्शन को? एनसीएफ के। दूसरा ऑप्शन कुछ भी रहे, लेकिन अगर बात एनसीएफ का हो जाएगा ऑप्शन में, 100% ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्योंकि प्राथमिकता दिया जाता है किसके ऑप्शन को? एनसीएफ के ऑप्शन को। बताइए क्लियर हुआ? बोलो एनसीएफ के 5 सिद्धांत क्लियर हो गया पूरा पूरी। आगे बढ़े अब, चलिए चलो ध्यान दो। एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव। किसका सुझाव? एनसीएफ। मतलब एनसीएफ बच्चों के लिए क्या सुझाव दिया, मतलब शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या सुझाव दिया एनसीएफ, उसको थोड़ा ध्यान देना। चलो पहला सुझाव, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा कौन केंद्रित? कौन होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। यानी केंद्र बिंदु किसको मानकर पढ़ाएंगे? यानी किसके हिसाब से? बालक के हिसाब से। किसका रुचि देखा जाएगा, है ना? किसका उम्र देखा जाएगा? बोलो किसका कक्षा देखा जाएगा? कोई दिक्कत? तो सब कुछ किसका देखा जाएगा? बालक। और तब ये क्या किया जाएगा? पढ़ाया जाएगा। अगला शिक्षण सूत्र जो होगा किधर से किधर? और बताओ, ज्ञात से अज्ञात, अमूर्त से ज्ञात से अज्ञात, अमूर्त से अमूर्त की ओर। चलिए इस बात को समझाते हैं कि शिक्षण सूत्र
जो वो हम लोग को दिया एनसीएफ, वो दो वो लिखा है, एगो ज्ञात से अज्ञात, एगो मूर्त से। कैसे पता चला? तो ध्यान देना, आप पहला सिद्धांत पढ़े कि ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। पहला सिद्धांत पढ़े थे ना। अरे तो ज्ञान को जब बाहरी वातावरण से जोड़कर पढ़ाने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा अपना बाहरी वातावरण को पहले से देखा सुना होगा। सही बात है कि नहीं? बच्चा अपने जहाँ रहता होगा तो अगल बगल में क्या होता नहीं जानता होगा। बच्चा जहाँ पे रहता अगल बगल की सब बात की जानता होगा। तो वो जो बाहर की बात को पहले से जान रहा है, एनसीएफ भी कहता है कि बच्चा को वह बात का चर्चा पहले करो जो बच्चा क्या कर रहा है, जानता है। तो वो हो गया ज्ञात, और तब नियम पढ़ो, नियम हो गया अज्ञात। तब बच्चा के लिए उसका दैनिक जीवन का बात ज्ञात और नियम क्या, अज्ञात। तब पहले दैनिक जीवन और तब नियम, तो ज्ञान से किधर। और दैनिक जीवन में जो कुछ भी होता है वो तो देखा हुआ चीज रहता है। तो देखा हुआ चीज से बिना देखा हुआ चीज, नियम उसके लिए बिना देखा है, तो देखल से बिना देखल। इसका ऐसे बात करते हैं ना जी। मूर्त मतलब क्या होता है, देखा हुआ। अमूर्त मतलब बिना देखा हुआ। तो एनसीएफ क्या कहता है, किधर से किधर, देखा हुआ से बिना देखा हुआ। देखा हुआ से बिना यानी मूर्त से, मूर्त मतलब देखना, अमूर्त मतलब नहीं देखना। क्लियर हो गया? तो शिक्षण सूत्र कै गो, दो गो। ज्ञान से मतलब जानने वाला से बिना जानने वाला, जानने वाला से अज्ञान, देखा से बिना देखा हुआ, मतलब ज्ञान से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त। चलो दोनों पॉइंट क्लियर हुआ क्लियर है? बोलो पहला था एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा कौन के नहीं, शिक्षण सो ज्ञान से अज्ञात, अमूर्त से अमूर्त। अगला एनसीएफ 2005 कहा कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा बच्चे कौन भाषा, मातृभाषा में होनी चाहिए। कौन भाषा में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। थोड़ा समझिएगा ये क्या बोल दिया। मातृभाषा मतलब घर की भाषा, आस पड़ोस की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, सब कहते हैं इसको। मातृभाषा मतलब घर की भाषा, आस पड़ोस की भाषा, क्षेत्रीय भाषा। हुआ कि नहीं रे? अब बताओ कि कोनो बच्चा है जो मैथिली भाषी क्षेत्र का, जैसे हम लोग के तरफ, हम लोग कौन क्षेत्र के हैं, मैथिली भाषी क्षेत्र के। अगर मैथिली भाषी क्षेत्र का बच्चा ऐसा कोचिंग में चला जाए जहाँ के टीचर को मैथिली नहीं आता हो, वो केवल हिंदी बोलता हो, केवल क्या बोलता हो, जैसे ऐसे समझ लो कि बिहार में उत्तर प्रदेश का टीचर भी भर्ती हुआ था। अगर किसी गांव में चला गया उत्तर प्रदेश का टीचर पढ़ाने के लिए, उसको मान लो मैथिली नहीं आता है, तो वो तो केवल हिंदी बोलेगा। अब बच्चा को केवल किस में पढ़ाएगा, हिंदी में। मैथिली शब्द का एक बार प्रयोग नहीं करेगा। तो टीचर जब पढ़ाते पढ़ाते रहेगा, अब बच्चा को कोनो दिक्कतें हो जाए, बच्चा समझने के लिए हिंदी समझ जाएगा। लेकिन जब बच्चा को कोनो समस्या हो जाए कि ओकरा मन में कि हम ये बात सर से पूछे, तो मैथिली में खड़ा होकर पूछेगा तो उसको लाजे हो जाएगा कि हम मैथिली में कैसे पूछेंगे, सर बार बार हिंदी बोल रहे हैं, हम मैथिली बोलेंगे, लाजे हो जाएगा। तो लाज हो जाएगा तो छोड़ो नहीं पूछेंगे। वो दिक्कत बच्चा को रहिए गया। वो बच्चा का दिक्कत क्या हुआ, अब बच्चा को दिक्कत दिनों दिन क्या हो गया, बढ़ते गया। और एक दिन इतना बढ़ते जाएगा कि वह बोझ लग जाएगा। क्या लग जाएगा रे? एनसीएफ क्या कहता है, बिना बोझ के। एनसीएफ तो कहता है बिना बोझ के। वो जो अगर मातृभाषा में नहीं पढ़ाइएगा तो क्या लग जाएगा, बोझ। अब मातृभाषा में क्यों, तो मातृभाषा में इसीलिए कि अगर टीचर मैथिली भाषा भी बोलता होगा बीच बीच में कोनो बात, तो हिंदी बोलिए ठीक है, लेकिन बीच बीच में आप कौन भाषा लाते रहिए, जिससे बच्चा बोलाया कि नहीं सर हमरो भाषा जानते हैं। और बच्चा को जब कोनो समस्या हो जाएगा तो बच्चा बेहिचक खड़ा होकर मैथिली भाषा में पूछ लेगा ई केना भेले, है ना जी। मतलब ऐसे अगर पूछ लेगा ना, मतलब कैसे हुआ, मतलब मैथिली में ला के बस समझेगी ना, पूरा अच्छा से पूछ लेगा वो, और उसका दिक्कत क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और दिक्कत दूर होते जाएगा तो बिना बोझ का शिक्षा चल रहा है। और नहीं तो अगर दिक्कत दूर नहीं होगा, दिनों दिन क्या चलता है, बोझ छोटे। तो बात समझ रहे, आराम समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं। बोले एनसीएफ समझे। तो तीसरा बात भी आप लोग समझ गए होंगे कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा कौन भाषा में, मातृभाषा में। क्यों, समझ गए ना। चलो अगला देखो, रटाने की प्रणाली को समझ आधारित होना चाहिए, पढ़ाई रटने आधारित नहीं होना चाहिए।
बोलो। विशाल पाठ्यक्रम, मोटा किताब, शिक्षा प्रणाली में किसका प्रतीक है? बहुत मोटे मोटे किताब दोनों में भर लिया है ना। पूरा समझो कि बोझ की तरह रख लिया है रूम में। देखिए कि डर लग जाता है कब उल्टाएगा, मन हो तो अत्य कैसे पढ़ेंगे। वो तो सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगा बच्चों के साथ। एक बार देखते हैं CBSE स्कूल समय क्या करता है, अत्य किताब दे देता है बच्चा को, है ना। 17-20 को किताब दे देता है। तो बच्चा, हम लोग को देखो इधर 5 को सिलेबस है, अब बच्चा में 17-18 को सिलेबस है। अब बात समझिए कि क्या दुनिया चल रहा है। तो वही बात कहता है किताब कम रखिए और समझ आधारित किताब बनाए। कौन आधारित? मतलब ऐसा कंटेंट दीजिए न किताब में, ऐसा बात तो सब रखिए कि बच्चा को डायरेक्ट समझ में आए। आइए ना मोटा मोटा किताब दे रहे तो वो असफलता की निशानी है। तो ऑप्शन में डायरेक्ट आता है इस बात को, ऑप्शन में लिखा रहता है। ऑप्शन याद रखिएगा, विशाल पाठ्यक्रम या मोटा जो किताब है वो असफलता क्या माना जाता है? प्रतीक। अगला, पुस्तकालय, लाइब्रेरी जानते हैं ना, जहाँ पे ई लाइब्रेरी तो पढ़ने वाला सब है। अब पुस्तकालय मतलब रखल रहता है। सरकारी लाइब्रेरी जो होता है उसमें किताब पहले से क्या रहता है? रखा रहता है। तो बच्चा जब लाइब्रेरी घुसेगा तो लाइब्रेरी वाला टीचर का काम नहीं है कि तुम किताब अपने से ढूंढ के दो, नहीं। बच्चा को क्या करिए, मौका दीजिए, बच्चा क्या करे, खुद से किताब क्या करे, ढूंढे। बच्चा खुद से क्या करे, किताब ढूंढे। ऐसा आप क्या करिए, मौका दीजिए। बस समझे? तो इस बात को याद रखना कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। इन्हें कि मास्टर कह रहे हैं कि किताब पढ़ो, नहीं। बच्चा खुद से क्या लेगा, किताब लेगा, वो पढ़ेगा। अगला, समावेशी शिक्षा पर क्या देना चाहिए, बल देना। सब बात को हम समझाते चलते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का मतलब हुआ कि एक क्लासरूम में समान बच्चा और विशिष्ट बच्चा, दोनों बच्चा को एक क्लास में बैठ के पढ़ाना चाहिए। इन्हें कोई बच्चा को सुनने में प्रॉब्लम है तो पूरा अलग स्कूल भेज दे, गलत हो जाएगा। चाहे कुछ कोनो भी बच्चा, पिछड़ा वाला को मंदबुद्धि हो, तेज हो, प्रतिभाशाली हो, कुछ भी हो, सब बच्चा क्या हुआ, एक क्लासरूम बैठ कर पढ़ाना चाहिए। आपको यही बात क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में बैठा कर क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ना कि आप ऐसा करिए कि अलग विद्यालय भेज दीजिए, विशेष विद्यालय भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बात समझ गया। अगला, पाठ्य पुस्तक बच्चों के कौन विकास पर आधारित होना चाहिए, चौमुखी विकास। चौमुखी विकास मतलब हुआ कि आप केवल ये नहीं खाली पढ़ाई में तेज हो रहा है। पाठ्य पुस्तक ऐसा बनाइए, ऐसा बनाए कि नहीं कि केवल पढ़ाई में तेज हो रहा है। आप ऐसा बनाइए कि वो बच्चा का सब कुछ का विकास हो रहा है। सामाजिक विकास भी हो रहा है, नैतिक विकास भी हो रहा है, पर पढ़ रहा है तो मानसिक विकास हो ही रहा है, बल्कि आपका संवेगात्मक विकास भी हो रहा है। मतलब विकास के सभी पक्षों का क्या हो, विकास हो। मतलब सभी पक्षों का विकास हो तेरे बच्चों में। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाई में तेज हो रहा है। अब बताइए, तो एक बात और बोले थे एग्जाम्पल कि मान लो छोटा बच्चा को ट्यूशन जाता है पढ़ने के लिए गाँव घर में, तो जब छोटा बच्चा ट्यूशन गया पढ़ने के लिए और ट्यूशन से जब आएगा, पढ़ाई में तेज हो रहा है और आते हैं सब वो गाली गलौज में बात कर रहा है, पढ़ाई में बहुत तेज है और घर पे सब गाली गलौज में बात करता है, तो क्या गार्जियन कंप्लेन नहीं करेगा? कंप्लेन करेगा कि नहीं करेगा कि आप क्या पढ़ाते हैं जी, भर दिन गालियाँ पढ़ते रहता है सबको। तो मास्टर ऐसा नहीं कहेगा कहियो कि हम तो खाली पढ़ाएंगे ना, गाली देता हम क्या करें, ऐसा नहीं बोलेगा। कहा ठीक है देख लेंगे, और ओकरा बोलेगा कि रे तुम गाली क्यों देता है घर पे, है ना। बहुत तरह से सब तरह से शासन करेगा बच्चा को, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है कि पाठ्यक्रम बच्चों कौन विकास पर आधारित होना चाहिए, मतलब हर तरफ से बच्चा क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। हर तरफ से बच्चा क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, याद रखिएगा। अगला, कोनो भी सूचना और ज्ञान मान लीजिएगा, कोई भी सूचना और ज्ञान मानने से क्या हो जाए, बचना चाहिए। आपको कोई चीज़ सूचना मिला उसको ज्ञान मान लेंगे तो गलत बात है। आजकल देखते होंगे बार बार सीटेड वाला आता होगा, जब ये आप मोबाइल को ऐसे खोलिएगा इस साइड गूगल वाला आइएगा तो ऊपर में रहेगा कि देखिए अगले महीने नोटिस आएगा, है ना जी, लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है इस साइड वाला गूगल वाला। आप देखिएगा ना कि अगले महीना क्या आएगा, नोटिस आएगा, देखिए पूरा तैयार हो गया डाटा, है ना, एग्ज़ाम होने ही वाला है। आप अगस्त वाला में देखेंगे बहुत खेल खेला होगा वो सब, अगस्त वाला में कर रहा था ना जी, तो वही बात होता। तो हम उसको ज्ञान मान लेंगे कि नहीं चलिए ठीक है होगा, नहीं। जब तक ऑफिशियल डाटा नहीं आए सरकार का तब तक हम लोग सही रूप में हासिल नहीं करेंगे। तो कोई भी सूचना और ज्ञान मानने से क्या हो जाए, बचा जाए। आपको ये बात का रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बताइए ये पूरा पेज क्लियर हुआ? अरे सब में बात एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है,
तो आपको सभी बातों को क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात नहीं करो पीछे। चलिए अगला देखिए, शैक्षणिक गतिविधि में बच्चों के अभिभावक को क्या करना चाहिए, जिससे अभिभावक को बच्चे की प्रगति के बारे में क्या मिले। क्योंकि हम सब जानते हैं बच्चा को प्रगति के रास्ते पर लाने का प्रयास कौन किया, एनसीएफ बच्चा की क्या चीज रास्ते में, प्रगति के रास्ते पर लाने का प्रयास कौन करता है, एनसीएफ। क्योंकि सभ्यता और प्रगति से ही लिया गया है। किससे लिया गया एनसीएफ, रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध का नाम क्या था, सभ्यता और प्रगति, वहीं से लिया गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि शैक्षणिक गतिविधि क्या होता है। तो स्कूल में बाल दिवस मनाया जाता है तो प्रोग्राम होता है, 15 अगस्त में प्रोग्राम होगा, 26 जनवरी में प्रोग्राम होगा, एनुअल फंक्शन में प्रोग्राम होगा, तो बहुत सारा प्रोग्राम होता है। तो आप देखना घर के गार्जियन पर भी कार्ड आता है और गार्जियन को कहता है कि आप अनिवार्य रूप से कहाँ आइए, स्कूल आइए। अब बताओ कि कोनो गार्जियन आया स्कूल, शैक्षणिक गतिविधि मतलब प्रोग्राम को कहा जाता है। तो अगर कोई उसका बच्चा स्टेज पर जाकर एक अच्छा गाना गा दिया तो गार्जियन पूरा क्या होता है, खुश हो जाता है। अगर एक अच्छा तरीका से स्टेप डांस कर दिया गार्जियन क्या होता है, एक अच्छा भाषण दे दिया तो गार्जियन खुश होता है, एक अच्छा नाटक खेला गार्जियन खुश होता है। तो बच्चों की प्रगति के लिए अभिभावक को पता चलना चाहिए ना। तो इसीलिए कहता है कि शैक्षणिक गतिविधि में किसको बुलाया जाए, अभिभावक को। किसको बुलाया जाए, जिससे अभिभावक को पता चले सच में मेरा बच्चा क्या है, प्रगति कर रहा है। अगला, सजा और पुरस्कार को क्या किया जाना चाहिए, यहाँ समझो खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये जो नया शिक्षा नीति आया है ये तो अगर खत्म की बात किया कि सजा और पुरस्कार को क्या करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। मतलब ऑप्शन में आएगा तो गलत होता है। अनुशासन भी क्या होता है, अनुशासन भी क्या होता है, बच्चों को अनुशासन में रखने की बात नहीं किया गया, बच्चों को फ्री छोड़ने की बात किया गया। बच्चों को क्या करने का, फ्री छोड़ने का। तो सजा और पुरस्कार को सीमित करिए। अभिभावक को बच्चों में छोटी उम्र में निपुणता की इच्छा नहीं रखना चाहिए। अब बताओ कि गांव घर में कितना आप देखते होंगे महिला सब जब नहीं पढ़ी लिखी रहती है तो अगल बगल में कोनो बच्चा जब मास्टरी ले लिया तो ओकर महिला का बच्चा अभी 5 साल का है, अगर बगल वाला को सरकारी नौकरी लग गया तो वो बोलती है एकरा के मास्टर का पता नहीं, अरे तो 5वें में है, वो बोल देता है 5वें में अभी है। बगल वाला को देखा नौकरी नहीं, कितने बार हम सुने बात को, अब सुनिएगा, वो कहेगा कि कहीं नौकरी लेगा पता नहीं। अब बताओ अभी 5वें में है, अभी वो मैट्रिक पास करेगा, इंटर पास करेगा, ट्रेनिंग करेगा, सीटेट करेगा, बीपीएससी तब ना मास्टर। अब 5वें छठा में कह देगा पता नहीं कहीं मास्टर बनेगा। ये तो ये बात। कितना लोग 10वां जो मैं शहर में रह के पढ़ता है तो 10वां वाला का दादी सब फोन करके पूछते रहती है, घर में जो बूढ़ी दादी सब रहती है वो फोन करके पूछते रहते नौकरी कहीं तो ऐसे पूछते रहते वो लोग। कारण उसको क्या पता कि तुम मैट्रिक में हो कि इंटर में हो, उसको क्या मतलब, उससे वो अतरे पूछेगा कि नौकरी कहीं होगा। तो कारण कि वो क्लास को नहीं जानती है। तो आप बताइए अभिभावक को बच्चा छोटा उम्र का है और क्या कहिएगा पूरा तीर क्यों न मार रहा है, नहीं। तो छोटा उम्र में निपुणता की उम्मीद नहीं करना चाहिए, उम्र हिसाब से ही ज्ञान होता है, याद रखना। अगला, सीखना मतलब अधिगम। सीखना मतलब आप तब ये कोई चीज़ सीख पाएगा जब आप क्या रहिएगा, और वो भी कहाँ, समाज में। क्योंकि अधिकतर चीज़ हम लोग कहाँ सीखते हैं, समाज से। पढ़ाई वाला चीज़ ना क्लास में सीखेंगे, और ज़्यादा बात कहाँ सीखते हैं, कैसे ज़िंदगी जीना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, अपने से बड़ों से कैसे बात करना है, सब चीज़ कहाँ सीखते हैं। वही बात है, सीखना सक्रिय और कैसा गतिविधि है, और वो भी सक्रिय रूप से भाग लेगा तब आपका मन मस्ती दिमाग समान मिलेगा तभी होगा। चलिए क्लियर हो गया, सीखना सक्रिय और कौन गतिविधि है। अब मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर क्या होना चाहिए, स्थापित किया जाए। मूल्य मतलब कोई ज्ञान, यहाँ पर मूल्य का मतलब क्या हुआ, मतलब कोई भी ज्ञान को तुम उपदेश देकर बच्चा में मतलब नहीं दे सकता बच्चा को। कारण इसका एग्जाम्पल देते हैं। अब बताओ कि हम अपना खैनी खा रहे हैं, अब बच्चा कहेंगे रे खैनी नहीं खाना बहुत खराब चीज़ है। अपना सिगरेट पी रहे हैं
अब बच्चा कहेगा हम मान लो पी रहे हैं, बच्चा कैसे कहते कहता है गौर में देखना, तुम लोग अपना वो सिगरेट पी रहा है, हाथ में पूरा है, कहेगा देखो हमको तो अब मान लो हम पिए रहे हैं, लेकिन तुम जो है ना नहीं पीना। तो आप बताइए एनसीएफ उसको तो कहेगा कि उसको समझो बांध के मारो, वो जो ऐसा कर रहा है एनसीएफ के हिसाब से। अरे तुम अपना सिगरेट को का सामने जला के कहो कि देखो अब पी रहे थे अब नहीं पियेंगे, बहुत खराब चीज़ है, तब ना बच्चा मानेगा कि नहीं खराब चीज़ है। अब तुम अपना सिगरेट को पी रहा है, अब बच्चा कहेगा देखो हम तो गलती कर गए, अब तुम ऐसा गलती मत करना कभी। तो बच्चा मने मन कहेगा कि अपना पी रहा है हमको ज्ञान दे रहा है, बस समझे कि नहीं। तो वही बात करता है। तो आप भी ऐसा बनिए ना कि आप भी मतलब कोई चीज़ नशा ना करे, तब ना वो बच्चा नशा नहीं करेगा, अपना करेगा तो बच्चों करेगा। तो यही कहता है कि मूल्य को उपदेश देकर यानी बोल कर नहीं, आप ऐसा माहौल बनाइए, ऐसा वातावरण बनाए जहाँ नशा मुक्त हो, तब वो बच्चा क्या होगा, नशा मुक्त होगा। तो बात समझिए, मूल्य को उपदेश देकर कि वातावरण देकर, क्या देकर, वातावरण। और अगला मानसिक स्तर और योग्यता के अनुसार किसका निर्धारण होना चाहिए। अरे पहला दूसरा का बच्चा है तो पहले दूसरा के हिसाब से किताब बनेगा, क्या आप 10वां वाला किताब बना जाएगा तो बच्चा और बोझ लग जाएगा उसको। शिक्षा तो हमको बिना बोझ का बनाना है। आप लोग पढ़े ना ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर एप्पल क्यों, क्योंकि बच्चा सेब को देखते रहता है, सेब को खाते रहता है, अब बच्चा तुरंत ही बात को पकड़ लेगा वो ए फॉर क्या होता है, एप्पल। एप्पल तो हम लोग देखते आते हैं। बी फॉर बॉल है क्यों, बॉल के साथ बच्चा खेलता है। सी फॉर क्या क्यों, बिल्ली को देखता है। तो आप लोग ये बात कभी सोचे नहीं होंगे बैठ के, कहते लोग सोचता नहीं आखिर ए फॉर एप्पल क्यों, कारण है उसको पीछे। कोई भी किताब बनता है तो उसके पीछे क्या रहता है, कारण, कि बच्चा उसको वातावरण में देखा है, वातावरण में और उसको तुरंत सीख जाएगा। इसलिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर क्या रहता है, कहीं के, समझ गए। अगला देखो कि बच्चों को सक्रिय और क्या बनाना चाहिए, सृजनात्मक मतलब होता है निर्माण करता, मतलब बच्चा खुद से तोड़ जोड़ करे, खुद से क्या करे और खुद से कंसेप्ट का क्या करे, निर्माण करे, ऐसा बच्चा बनना चाहिए। अगला शिक्षा में भय और तनाव रहना चाहिए, मतलब बच्चा को कभी डर नहीं रहना चाहिए, बच्चा के ऊपर कभी तनाव नहीं रहना चाहिए, वह सब क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। जो आदमी परीक्षा देते समय ओकरा पर ज्यादा तनाव रहेगा वो आदमी कहीं नहीं पास करता, और दिमाग गड़बड़ा जाता है और पूरा फ्री माइंड में जाएगा। इस बार तो एग्जाम को फाड़ चीज देंगे हम लोग, इस बार एग्जाम पास से पास है, एग्जाम देता है निकलता रिजल्ट हो जाता है, पूरा फ्री माइंड से देता है, रिजल्ट तो बोले है क्योंकि अपना मेहनत पर क्या है, विश्वास है। कते लोग डर जाता है ज्यादा, समझो कि वह डरे खा जाता है एग्जाम को, कतनों पड़ेगा तब वो डर जाता है एग्जाम में। अगला कि बच्चों को सीखने के लिए क्या स्थापित करे, वातावरण। ये बात 3-4 बार तक आ गया, बच्चों को सीखने के लिए क्या देना चाहिए, वातावरण, माहौल ऐसा बनाना चाहिए। अगला बच्चों को संस्कृति, भावना और भाषा को शिक्षक क्या करना चाहिए। ये बात तो एग्जाम में कई बार ऑप्शन में लिखा रहता है, बच्चा अपने घर से अपने साथ कोरी स्लेट नहीं बन के आता है। कोरी स्लेट मतलब पूरा खाली नहीं आता है। बच्चा अपने साथ जब पहली बार स्कूल जाएगा तो अपना घर की भाषा लेकर आता है, बच्चा अपना अनुभव लेकर आता है ना। तो ये जो कुछ भी लेकर स्कूल आया तो क्या शिक्षक को नकार देना चाहिए भाषा को, उसका सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो बच्चों को इस भाषा का क्या करना चाहिए, सम्मान। तो बच्चा के संस्कृति, बच्चा के भाषा को शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि आप हमेशा क्या करिए, सम्मान करिए। अगला प्राइमरी स्तर पर पाठचर्या की सभी गतिविधि में भाषा और किसको महत्वपूर्ण माना गया, गणित को। भाषा और किसको, मतलब प्राथमिक स्तर पर, मतलब पहला और दूसरा में, कौन में, मतलब पहला और दूसरा में दुइयों को विषय पढ़ाया होता है। कौन कौन, भाषा और गणित, भाषा और तीसरा क्लास से ईवीएस शुरू होता है। ईवीएस पर्यावरण अध्ययन कौन क्लास से, अब पहला और दूसरा में क्या रहता है, भाषा और गणित। बच्चों की गलतियां त्रुटियां गलत है कि महत्वपूर्ण है, और यह संकेत करता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है। मतलब त्रुटि सीखने का रास्ता है, गलती जो है त्रुटि वह सफलता का प्रतीक नहीं है, वह सीखने का क्या है, प्रतीक का रास्ता है। कि मतलब बच्चा तब ना पता चला गलती कहाँ किया, तो मतलब कैसे वो सीख रहा था तब पता चलता है। तो याद ना, त्रुटि को हम लोग गलत नहीं ठहराएंगे, वह सीखने का वो अहम हिस्सा है। त्रुटि सीखने का क्या है, अहम हिस्सा है। अगला अधिगम की सरलतम, अब तो हो गया आपका, यहीं तक आपका क्या था, एनसीएफ। तो बताइए एनसीएफ कोई दिक्कत किसी को आया, एनसीएफ समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और हम तो सब बात को समझाए हैं,
वो बारीकी से। तो आपको सब बात एक बार क्या करना, रीडिंग दे देना है और अपने से सोच लेना आखिर क्या क्या बात हुआ, क्या मेथड था, क्या कोई दिक्कत? तो ठीक है।